Hello, welcome to SN Chaudhary Physics classes at BD गुरुकुल। आप सभी बच्चों का BD गुरुकुल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने जा रहे हैं जिस पर बराबर क्वेश्चंस नीट में भी रहता है और IIT जेई के एंट्रेंस में भी रहते हैं और CBSE में भी रहते हैं। तो बेटा आप लोगों को जैसे हमने पूरा चैप्टर एटम्स बताए हैं, एटम्स में रदरफोर्ड पूछते हैं या बोर्स पूछते हैं या अभी जो आज जो हम करने जा रहे हैं ये पूछते हैं। ये पूछ ले तो समझो बहुत हल्का है क्योंकि आराम से ये बन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और इसी के आधार पर अब आप डी ब्रोगली के नाम से परिचित हो। 1924 में इन्होंने ही कहा था डुअल नेचर। तो बेटा कोई जब थ्योरी देते हैं, किसी भी थ्योरी को कहते हैं प्रूव करके दिखाइए। तो इन्होंने बोर्स थ्योरी को कैसे प्रूव कर दिया अपने डुअल नेचर के आधार पर, उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। तो वहां क्वेश्चन कैसे रहेंगे पेपर में? तो रहेंगे स्टेट एंड प्रूव डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन। देखो डी ब्रोगली का आप डुअल नेचर वाला अलग पढ़ चुके हो। डिराइव स्टेट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड डिराइव फार्मूला फॉर वेवलेंथ, ये आप पहले पढ़ चुके हो। और यही डी ब्रोगली यहाँ रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ते गए लास्ट में इसको छोड़ देते हैं, कहते हो गया, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हर एक 2 साल के बाद तीसरे साल में ये पेपर में आ जाते हैं। बच्चे इतना ध्यान देते नहीं है। इसी आधार पर जैसे यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, तो डी ब्रोगली में स्क्रीन पूरे आ रहे हैं बेटे? जी। अच्छा, तो डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन। अब यहाँ पर ये थ्योरी देते हैं, बच्चे डायरेक्ट इतना पैराग्राफ हुआ लिख दिया प्रूफ। भाई उतने प्रूफ करने में 3 नंबर नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, कुछ लिखना पड़ता है। और ये मेहनत तभी होगा सफल जब आप इसको पूरा लिख पाते हो। और इसी आधार पर जैसे हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, देख लो। जैसे कहा डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन। तो आपको सबसे पहले बोर का सेकंड पोस्टुलेट्स लिखना पड़ेगा। तो आप जनरली क्या जानते हो, अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट्स, यहाँ लिखे कॉमा डाले और इसमें क्या था, एंगुलर मोमेंटम of electron revolving around the nucleus is quantized। ये आप एक लाइन में आपने इसका आंसर दे दिया, लेकिन इतने से काम नहीं चलते हैं। वहां पर हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट, दैट इज MVR, एंगुलर मोमेंटम MVR कहते हैं, इज इक्वल टू NH/2π। आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2π। अब NH में देखते हो n है तो 1, जितना भी n की वैल्यू 1 पुट कर देगो तो H/2π, n की वैल्यू 2 पुट कर देते हो तो 2H/2π, 3 करते हो तो 3H। कहने मतलब 1 2 3 ये आएगा, इसके 1 और 2 के बीच का डेसिमल नहीं आएगा। इसी को कहते हैं क्वांटाइज। जैसे आज के डेट में आपको कोई पेमेंट करते हैं और किताब पर लिखा रहता है 9.75 रुपीज, तो 9.75 रुपीज लिखे रहते हैं, तो आप कितना पेमेंट करते हो बेटा? या तो 9 रुपये करोगे या 10 रुपये करोगे, क्योंकि बीच का जो डिसमल है 0.75, ऐसा अब पैसा अवेलेबल ही नहीं है, न मार्केट में रन करते हैं। कम से कम एक सिक्का दे दो या 2 सिक्का दे दो, या तो आप 10 रुपये दे दोगे या न। इसी को कहते हैं क्वांटाइज्ड, जो बीच का डिसमल नहीं रहेगा। अब इसी आधार पर तो आपको पहला स्टेटमेंट में क्या करना, सबसे पहला लिखना है अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, the angular momentum of electron revolving around the nucleus is quantized and it is given by MVR equal to NH/2π। ये स्टेटमेंट आपने लिख दिया। इससे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि बच्चे को बोर्स पोस्टुलेट्स भी याद है, बोर थ्योरी भी याद है। अब इन्होंने क्या कहा, जैसे बोर का ये मान लो समझ लो राउंड शेप में हमारा ऑर्बिट होता है। अब इलेक्ट्रॉन में जब वेव नेचर आएगा, तो कहने का मतलब जितना भी वेव बनेगा तो
वो वेव भी पूरे सर्कल पर जो वेव बनेंगे, ऑर्बिट पर वेव बनेंगे, वो भी क्वांटाइज्ड होगा। पूरे सर्कल पर 1 वेव बने, 2 वेव बने, 3 वेव बने, 5 वेव बने। ये नहीं जो भाई 2.5 वेव, ऐसा पॉसिबल नहीं है, 3.5 वेव ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब पूरा ऑर्बिट के ऊपर पूरा का पूरा एक वेव बनेगा, नंबर, क्वांटाइज्ड नंबर। अब इसी को डी ब्रोगली ने अपना स्टेटमेंट, देखो ऊपर आपने बोर का पोस्टुलेट दिया, अब डी ब्रोगली का पोस्टुलेट क्या था? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, a stationary orbit is that which contains an integral number of de Broglie wave associated with revolving electron. रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव बनेंगे, जैसे पूरा ये हमने राउंड बना दिया, देख लो ऑर्बिट बना दिए, अब इस ऑर्बिट के चारों तरफ जो वेव बनेंगे वो भी इंटीग्रल होगा, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 5 वेव। ये डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था। तो अब आपने देखो बेटा, बोर्स के बारे में इंट्रोडक्टरी दे दिया और डी ब्रोगली के बारे में भी इंट्रोडक्टरी दे दिया। अब जाके इसको प्रूफ करने की बारी आएगी। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, प्रूफ से शुरू कर देते हैं। प्रूफ से शुरू कर देंगे, ठीक है भाई, तो टीचर भी क्या करेंगे, 3 में से 2 डाल देंगे। राइटिंग बहुत सुंदर है तो 2.5 डाल देंगे, फुल कभी नहीं देंगे। लेकिन यदि आप ऊपर लिखते हो तो 2 पॉइंट हाफ मार्क्स इच पॉइंट, दूसरा पॉइंट हाफ मार्क्स, 1 नंबर तो ऊपर कवर कर गया, नीचे वाला कितने का है, 2 मार्क्स का है। तो देख लो, फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस Rn, रेडियस मान लो कोई भी Rn है, Rn इसलिए कि nth ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इसी तरह से nth ऑर्बिट है जिसका रेडियस r है, तो इसलिए उसको हमने लिखा Rn, मींस nth ऑर्बिट का रेडियस। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, और सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई r, यहाँ पर हमने Rn माना है तो 2 पाई Rn लिख दिया। फॉर परमिसिबल ऑर्बिट, ऑर्बिट यदि पूरी की पूरी ऑर्बिट हो तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली 2 पाई Rn कंटेंस n लैम्डा, n वेव होगा, n का मतलब 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 5 वेव, ये डी ब्रोगली कर रहा था। तो डी ब्रोगली की थ्योरी के हिसाब से 2 पाई Rn इक्वल टू n लैम्डा। अब यहाँ पर देख लो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लैम्डा इक्वल टू h बाय m भी, आपने पढ़े हो लैम्डा ऑफ किसी पार्टिकल या किसी वेवलेंथ जो निकालते हैं, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p लिखते हैं, p फॉर मोमेंटम। अब वही p को हमने m भी लिखा, और v n इसलिए लिखा nth ऑर्बिट में वेलोसिटी। According to de Broglie hypothesis, lambda equal to h upon mvn, where vn is a speed of electron in nth orbit. अब यहाँ पर देख लो बेटा, तो 2 पाई Rn इक्वल टू n, लेमडा की वैल्यू पुट कर दिया हमने h अपॉन mvn। अब mvn को हम LHS में ले आते हैं तो देख लो क्या निकल जाएगा, mvn Rn इधर लिया, 2 पाई को हम उधर लेके nh बाई 2 पाई। अब हम क्या जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम mvr, यहाँ पर mvn Rn हमने लिख दिया एंगुलर मोमेंटम, यही तो आपको nh बाई 2 पाई, यही तो था बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट। का मतलब हमने डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को यूज करके बोर का सेकंड पोस्टुलेट डिराइव कर दिए। दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट must be an integral multiple of h by 2 pi, which is quantum condition proposed by Bohr in second postulates. इतना आप जब बेटा लिखते हो तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलते हैं 3 में से 3। आए आप लोगों को समझ में? जी यस सर। हाँ, अब इसके बाद क्या हमारे पास देखो, नीचे ये डायग्राम है, देख लो। अब ये सर्कुलर ऑर्बिट है, अब यहाँ पर कर्सर देखना, ऑर्बिट पर मान लो यहाँ से हमने चलना शुरू किया तो ये वेव बना, ये वेव बन रहा है, इस तरह से एक शैडो कर दिए हैं,
और लौटते समय वही वेव दूसरे डायरेक्शन में चलेगा, क्लोज। इस तरह से नंबर ऑफ वेव जो है क्वांटाइज है। ये डायग्राम आपने बना दिया। अब आपको देख लो, बोर्स का सब कुछ पढ़ लिया आपने। बोर्स के थ्योरी को आपने डी ब्रोगली के आधार पर एक्सप्लेन भी कर दिए। और लास्ट में ये क्वेश्चन पूछता है, लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। कहने का मतलब बोर्स एटॉमिक थ्योरी कहाँ फेल कर गए, कहाँ काम नहीं किए। अब आपको क्या बता, 1911 में रदरफोर्ड थ्योरी दिया, 2 साल के बाद 1913 ने बोर्स थ्योरी दे दिया। अब इस आधार पर, लेकिन उनके आगे चल के ये भी फेल कर गए। ये कैसे फेल कर गए, इसका मुख्य कारण क्या है देख लो। एक, आपने अभी तक पढ़े हो सर्कुलर ऑर्बिट। तो साइंटिस्टों ने कहा भाई ऑर्बिट सर्कुलर भी हो सकते हैं, एलिप्टिकल भी हो सकते हैं, किस किस डिजाइन में हो सकते हैं। अब बोर्स का थ्योरी का सबसे बड़ी समस्या क्या था, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू सिंपलेस्ट एटम लाइक हाइड्रोजन विथ जेड इक्वल टू 1। बोर्स का जो थ्योरी है केवल हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन कर पाए। This theory fails in case of atoms of other elements for Z greater than 1, means atomic number greater than 1, जैसे 2 हीलियम है, 3 लिथियम है, 4 बेरिलियम है, इस तरह से। इसलिए पहला लिमिटेशन क्या होगा बेटा, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू simplest atom like hydrogen with Z equal to 1, and the theory fails in case of atoms of other elements for Z for which Z greater than 1, that is atomic number greater than 1. Second limitation, the theory does not explain why orbit of electrons are taken as circular. बोर ने तो सर्कुलर ऑर्बिट ले लिया था, सर्कल पर घूमते इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा क्यों होगा। Why orbits of electrons are taken circular while elliptical orbits are also possible. The second postulate, second limitation, the theory does not explain why orbits of electrons are taken as circular while elliptical orbits are also possible. Third limitation, Bohr theory does not explain the fine structures of spectral lines even in hydrogen atom. फाइन स्ट्रक्चर के बारे में बताओ बेटा। आप लोग ऑर्बिट पढ़े हो, ऑर्बिट का दूसरा नाम सेल पढ़ते हैं, और सेल का सब सेल पढ़ते हैं एसपीडीएफ। पढ़े हो ना बेटा सबको। जैसे कोई ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मान लो 18 है। अब 18 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, कुछ एस में होगा, कुछ पी में होगा, कुछ डी में होगा, सबकी एनर्जी अलग अलग है। तो एसपीडीएफ के कारण मतलब सब सेल के कारण जो लाइंस आते थे, जिसको हम कहते थे ये लाइमन सीरीज है, लेकिन इसके भीतर भी और भी बहुत सारे थे लाइंस, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बोर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इवन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में भी ये क्यों आता है, कैसे आता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आया बेटा समझ में? जी यस सर। हाँ, नेक्स्ट देखो, बोर्स थ्योरी डज नॉट से एनीथिंग अबाउट रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जैसे एस हमारा सब सेल है, पी सब सेल्स है, डी सब सेल्स है, एफ सब सेल्स है, इन सभी की इंटेंसिटी अलग अलग हो रहा है, अलग अलग। इसका मतलब हम सिंपली जानते हैं, आज के डेट में हम क्या जानते हैं, एस का एनर्जी कम होता है, उससे ज्यादा एनर्जी पी का होता है, उससे ज्यादा एनर्जी डी का होता है, और उससे ज्यादा एनर्जी आपके एफ के होते हैं। जब इनका एनर्जी अधिक होगा, इनके वेवलेंथ भी अलग होगा, एम्पलीट्यूड भी अलग होगा, इसलिए इनका इंटेंसिटी भी अलग अलग होगा। लेकिन उस समय बोर इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बोर्स थ्योरी डज नॉट से एनीथिंग अबाउट relative intensity of spectral lines. Fifth limitation is Bohr's theory does not take into account the wave properties of electron. बोर थ्योरी में उन्होंने क्वांटम फिजिक्स का मदद लिए थे, तो पार्टिकल नेचर के बारे में बताए थे, और वो वेव भी उनसे निकलते हैं, इसके बारे में उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिए। इसलिए कहते हैं बोर थ्योरी डज नॉट टेक into account
द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के वेव प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। इस तरह से आपका आज के डेट में बोर्स और रदरफोर्ड का हर टॉपिक्स कवर कर गया। अब इसी चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, जरा इस पॉइंट को भी देखो। एक्साइटेशन एनर्जी, बताओ बेटा, जानते हो आप लोग? जो एनर्जी रिक्वायर होती है एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने के लिए। हाँ, जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से हम सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट में, सिक्स, सेवंथ ऑर्बिट में ले जाते हैं। तो हमने इसको इतना एनर्जी दी है कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके सेवंथ तक आ जाए, माने इनर से आउटर ऑर्बिट में आ जाए। तो उस समय जो हम एनर्जी देते हैं, दैट इज नॉन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप, रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट। इनर से आउटर ऑर्बिट में जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसी को हम कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टू जंप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट्स इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। नॉर्मल केस में जो एटम रहते हैं उस समय जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी फिक्स है, दैट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। अब जैसे इसको एनर्जी दे देंगे तो ये जंप करके आगे जाएगा। ये हो गया एक्साइटेशन। जैसे सिंपली देख लो भाई, अभी आपको लॉटरी लग जाए 1 लाख की, तो क्या करोगे भाई? कई दिन तो आप क्लासे नहीं लोगे, मुलाकात ही नहीं होगा। क्यों? तो बेटा पैसा आ गया, उसको खर्च करने की रास्ता ढूंढोगे। ये हो गया एक्साइटेशन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी बाहर से मिल जाता है तो ग्राउंड स्टेट में जो ऑर्बिट है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिट है या सेकंड है या थर्ड है, वहां से जंप करके बाहर के ऑर्बिट तक चला जाता है, निकलता नहीं है बाहर। निकलने वाले को कहते हैं दूसरा एनर्जी। माने एटम के फर्स्ट ऑर्बिट से लेके लास्ट ऑर्बिट तक रहेगा। इसी को कहते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टू जंप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। नेक्स्ट, इसी में फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन E2 माइनस E1। E2 सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी आप जानते हो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो E2 माइनस E1 किया तो रिजल्ट आ गया आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। का मतलब इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में ले जाने के लिए मुझे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी E3 माइनस E1, माने फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को हम थर्ड ऑर्बिट में ले जा रहे हैं। थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी है -1.51 माइनस फर्स्ट का ऑर्बिट आप एनर्जी जानते हो -13.6। ये हो गया 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तब ये फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड पर जाएगा। यहां तक आपका था एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में। आयनाइजेशन एनर्जी होगा, इलेक्ट्रॉन को आप इतना एनर्जी दे दो जो एटम से बाहर ही निकल जाए। एक्साइटेशन क्या था, एटम के भीतर ही रहता है। अब यहाँ इतना एनर्जी दिए जो एटम से बाहर निकल गया, तो बाहर की एनर्जी को हम मैक्सिमम मानते हैं 0। यहाँ पर देखते हो सब में एनर्जी में माइनस है, चाहे फर्स्ट ऑर्बिट का हो चाहे सेकंड ऑर्बिट, सबका एनर्जी माइनस है, मीन्स अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। ये निगेटिव में जितना बड़ा नंबर है वो उतना ही छोटा है। और यदि 0 इनफिनाइट वाले पोजीशन को हम 0 एनर्जी मानते हैं, तो आपने इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी दिया जो एटम से बाहर चला गया, फ्री हो गया, उसको इस एटम से अब कोई लेना देना नहीं है, तब उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम, that is the energy required to take an electron from its ground state to outermost orbit, that is infinity मान के चलते हैं। तब यहाँ पर हो गया द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम, that is the energy required to take an electron from its ground state to the outermost orbit n equal to infinity।
Hence, at infinitive, energy of electron is 0. Therefore, ionization energy of hydrogen E infinitive minus E1. अब यहाँ पर E infinitive पर हमने 0 लिखा है, माइनस, और फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी जानते हो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी हाइड्रोजन एटम में क्या चाहिए? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। When we provide 13.6 electron volt energy to an electron of in hydrogen atom, then this electron escape out from the atom. ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला जाएगा। आया बेटा समझ में? जी। अब इसी तरह से थर्ड पॉइंट देखो, एक्साइटेशन पोटेंशियल। ये सब छोटी छोटी पॉइंट है जिसको बच्चे छोड़ के चलते हैं, और वहां टेल के रूप में 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर में ये डाल देगा, आधा नंबर में डाल देगा। इस तरह से जो हमारे कहने मतलब हम जो चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में चलते हैं पूरी पूरी कंप्लीट करके चलें। ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर्स है, उसमें गिन के यदि हम 10 क्वेश्चन दे देंगे यही आना है पेपर में तो काम हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई पॉइंट नहीं छोड़ना है। एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिससे उसको एनर्जी मिलता है और बाहर चलते हैं। एक्साइटेशन पोटेंशियल, it is that accelerating potential which give to a bombarding electron sufficient energy to excite the target atom by raising one of its electron from an inner to an outer orbit. तो जैसे जनरली आप वर्क इक्वल टू W इक्वल टू Q इंटू V जानते हो, इतनी वोल्टेज हमने दिया। इट इज दैट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल which gives to a bombarding electron sufficient energy to excite the target atom by raising one of its electron from an inner to an outer orbit. इनर से आउटर में जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो हम वोल्टेज अप्लाई करके प्रोवाइड करते हैं, उसी वोल्टेज को हम कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल मींस आपने इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में ले गए। एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट इज -3.4 माइनस -13.6 इक्वल टू 10.2 वोल्ट। अब देखो इसकी भी वैल्यू और एक्साइटेशन एनर्जी जो आप निकाले थे उसका भी वैल्यू दोनों सेम है। अंतर ये है वहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पर क्या है हमारा पास वोल्ट है, पोटेंशियल। सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन -1.51 माइनस 13.6 दैट इज 12.09 वोल्ट। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत कम वोल्टेज है, ये तो हम आराम से दे सकते हैं, तब तो भाई सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन निकलता नहीं है। ऐसा क्यों? तो भाई आप जो भी वोल्टेज देते हो, एनर्जी देते हो, वो एक ही इलेक्ट्रॉन पर नहीं जाता बल्कि मटेरियल है। आप एवोगाड्रो नंबर के हिसाब से क्या जानते हो? 1 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल contains 6.022 into 10 power 23 atom molecules, और each molecule of hydrogen contains 2 electrons. अब ये जो हम वोल्टेज देंगे तो वो उतने मॉलिक्यूल के उतने इलेक्ट्रॉन में बटेगा, वहां बट के जाते जाते इतना वोल्ट अप्लाई नहीं हो पाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर नहीं निकलते हैं। आया बेटा समझ में? जी। यस सर। हाँ, तो इस तरह से आपका आज ये चैप्टर कवर करने जा रहा है। तो अब इसी में एक लास्ट टॉपिक्स है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। It is that accelerating potential which gives to a bombarding electron sufficient energy to ionize the target atom by knocking one of its electron completely out of the atom. किसी एटम के एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए आपने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, तो वो एनर्जी हो गया, उसी में यहाँ पर हम वोल्ट कह देते, ये पोटेंशियल कहलाएगा। तो देख लो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0 माइनस 13.6 दैट इज
13.6 वोल्ट का नंबर 13.6 वोल्ट यदि हम इलेक्ट्रॉन पर डालेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जब डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब आप बताओ 10 पावर 23, मान लो एक हाइड्रोजन का एटम ही ले लेते हैं, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कंटेन्स 6.022 into 10 power 23 atoms और each atom has 1 electron। अब हम जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे रफली मान लो 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स में बटेगा, इतने इलेक्ट्रॉन में बटेंगे तो वहां पहुंचते पहुंचते उतनी एनर्जी पहुंच नहीं पाते। इसलिए बेटे डोंट वरी, आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर आप तैयार हो गया है और इसे आप आराम से बना सकते हो। इतना करने के बाद आपको ये रहेगा, मन में कोई डर नहीं रहेगा, भाई एटम्स मेरा पूरा तैयार है। अब इस एटम्स के ऊपर जितने क्वेश्चन नीट के आते हैं या जेई के आते हैं उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। एक आप लोग बताओ, आप लोगों का टाइम कब फ्री रहता है भाई, जिस पर हम ऑनलाइन क्लास दें वो राइटिंग वर्क करते हुए? 4 इस से 5। बेटा वो तो मेरे क्लास का टाइम होता है, इंस्टीट्यूट का टाइम है 2 से लेके 6 तक। तो या तो इवनिंग में आप लोग रख सकते हो या मॉर्निंग में रख सकते हो। ऐसा कोई टाइम है जिस समय हम वो क्लास देंगे एंट्रेंस का तो आप लोगों के पास पहुंच जाए? सैटरडे को दिए थे तो कोई बच्चा एंट्री नहीं किया। सर आप रिकॉर्ड आप करके ऐसे- यूट्यूब पे डाल दीजिएगा ना। क्या डाल देंगे यूट्यूब पर? आप रिकॉर्ड करके वो सेशन यूट्यूब पे डाल देना। वो तो ऑलरेडी यूट्यूब पर डला ही रहता है, यूट्यूब पर ही तो लाइव क्लास देंगे वो यूट्यूब पर ही देंगे। तो उसमें ये बेनिफिट रहेगा, मौजूद रहने पर जो कोई डाउट है तो आप पूछ सकती हो हमसे। और इसमें चलो जैसे भी होगा वो देख लेते हैं। और आप सभी बच्चे यदि वीडियो सही लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, जिससे कि और बच्चों को भी बेनिफिट मिले। और इसमें से ज्वाइन बटन भी है, तो ज्वाइन बटन भी जिसके चालू है चालू कर लेना, नहीं तो एक्टिवेट कर लेना, जिससे उन वो क्वेश्चन हम केवल या पीडीएफ बना के जो देते हैं वो उन्हीं बच्चों को उसका देते हैं। जैसे हम जो पढ़ाए वो तो है ही, और उसी का पीडीएफ उन बच्चों को हम भेज देंगे। तो वो पीडीएफ जो है उन्हीं बच्चों को जाएगा जो ज्वाइन बटन एक्टिवेट कर रखे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो चालू करेंगे तो जिनके पास बुक है तो बुक से देख लेना, एक बार रीड करके आना, जैसे कि न्यूक्लियर आराम से समझ में आए। थैंक यू।